अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। हमारा डिस्कशन का टॉपिक चल रहा है वाई नेशंस फेल। ये एक बुक है जो कि CSS और PMS के जो एस्पायरेंट्स जो अभी करना चाहते हैं या इन फ्यूचर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एक किताब है जिससे उनका माइंड थोड़ा सा ओपन हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, वो इश्यूज़ को समझने लगते हैं। ये जो वाई नेशंस फेल है, ये किताब हाईली रिकमेंडेड और तकरीबन पाकिस्तान की तमाम अकेडमीज़ में पढ़ाई जाती है। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, उसके बाद आइडिया 1 पढ़ चुके हैं, आइडिया 2 पढ़ चुके हैं, आइडिया 3 भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइडिया 4। ये आइडियाज़ क्या हैं? ये आइडियाज़ ये हैं कि हम CSS और PMS के कई टॉपिक्स हैं, उनके अंदर इनको एज़ इट इज़ कोड कर सकते हैं और रेफरेंस दे सकते हैं वाई नेशंस फेल किताब का। स्पेशली वो टॉपिक्स जो कि इकोनॉमी से या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो चाहे पाकिस्तान की हो या वर्ल्ड की हो। आइडिया नंबर 4 है हमारे पास, द एफ्लुएंस ऑफ अर्ली इंडस्ट्रियलाइजर्स लाइक इंग्लैंड स्टेम्स फ्रॉम इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड सेंचुरीज अगो। आज का हमारा आइडिया नंबर 4 भी यही है, इसी पर बहस करेंगे। आइडिया नंबर 4 में क्या कहता है कि वो कंट्रीज़ जिन्होंने खुद को इंडस्ट्री की तरफ ले गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले गए, वो आज के दौर में आपको सुपर पावर दिखाई देंगे। जैसा कि उसने एग्जांपल दिया है इंग्लैंड, और वो इंडस्ट्री की तरफ किस तरह गए? वो इंडस्ट्री की तरफ गए बाय इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि एक कंट्री के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सब मिलकर काम करें, सब मिलकर काम करें, सबका एक ही ओपिनियन हो, सबका एक ही एम हो, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव हो। कोई भी काम है सबकी कंट्रीब्यूशन इक्वल हो। तो इंग्लैंड ने देख लिया था कि फ्यूचर जो है वो एग्रीकल्चर का नहीं है। एग्रीकल्चर कई चीज़ों से डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। उसमें मानसून की बारिशें हो सकती हैं, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है। किसी भी चीज़ की कमी एग्रीकल्चर के लिए नुकसानदेह हो सकती है। एग्रीकल्चर को टोटली आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जो फ्यूचर है वो इंडस्ट्री का है। और इंग्लैंड ने ये चीज़ बहुत पहले सोच विचार कर ली थी कि जो फ्यूचर होगा वो इंडस्ट्री का होगा, हमें अभी से इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री की तरफ गया, जिसने अपनी इकोनॉमी इंडस्ट्री पर डिपेंड की या बेस की, वो इंग्लैंड है। जो इंग्लैंड है, इसने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो 17th सेंचुरी में स्टार्ट कर दिया था। और जैसे ही 19th सेंचुरी आती है तो ये सुपर पावर होता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी के लिहाज से या इंडस्ट्री के लिहाज से। हम जो बेसिक आइडियाज़ डिस्कस कर रहे थे उसको नहीं भूलना। मैंने स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन था उसमें बात की थी कि आज के दौर में कुछ कंट्रीज़ पुअर हैं और कुछ रिच हैं, उसकी वजूहात क्या है। तो उसका आइडिया नंबर 4 में आपने देखा कि जो कंट्रीज़ इंडस्ट्री की तरफ पहले मूव आउट हो गए थे वो आज के दौर में आपको रिच दिखाई देते हैं, और जो इंडस्ट्री की तरफ लेट आए वो आज के दौर में आपको पुअर दिखाई देते हैं। तो इंग्लैंड के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो एक इंक्लूसिव थे। यही वजह है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को पावर दी। क्या मतलब, मैं आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि तब के दौर में जितने भी पॉलिटिशियंस थे, जो चंद बातें थी इंडस्ट्री को लेके कि इंडस्ट्री की तरफ मूव हो जाना चाहिए, सबके सब मुत्तफिक थे, एग्री थे। उससे क्या हुआ कि उनकी जो पॉलिटिकल थे, जो पॉलिटिशियंस थे, वो जब एक बात में मुत्तफिक हो गए, इंक्लूसिव हो गए, तो यही इंक्लूसिव की वजह से आज के दौर में उनकी इकोनॉमी आपको अपर दिखाई देती है, अबव लेवल पर दिखाई देती है। इकोनॉमी मतलब मईशत, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जो फैक्टर है वो अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर ना होने के बराबर है। और 1215 के अंदर जो मैग्ना कार्टा का डिसीजन हुआ वो इंग्लिश पार्लियामेंट के लिए बहुत ही मुफीद साबित हुआ। ये मैग्ना कार्टा क्या है, जो कि 1215 के अंदर क्या साइन हुआ, इसकी पूरी हिस्ट्री हम अलग से पढ़ेंगे। आप समझ लें कि ये एक तरह का डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि इंग्लैंड के जो पीपल हैं वो फ्री हैं, वो हर लिहाज से फ्री है, वो जो प्रोफेशन चाहें वो चूज़ कर सकते हैं, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना चाहें वो जा सकते हैं, वो किसी कंट्री के अंदर ट्रैवल करना चाहें वो कर सकते हैं। मतलब कि बेसिक राइट्स थे जो कि पीपल्स को दिए गए। और आप समझ लें कि मैग्ना कार्टा की आज तक एग्जांपल्स दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन की।
ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्या होता है कि जो इंग्लैंड के पीपल हैं वो क्या करते हैं जी, प्रोटेस्ट करते हैं। और इंग्लैंड के अंदर उस वक्त क्या होता है जी, मोनार्ची सिस्टम होता है। मोनार्ची सिस्टम को ओवरथ्रो कर दिया जाता है। मोनार्ची सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसके अंदर एक ही बंदा सारी गवर्नमेंट को चलाता है। तो तब जेम्स टू था जो मोनार्ची सिस्टम का लीडर था या हेड था, उसको ओवरथ्रो कर दिया गया। और उसके बाद विलियम थ्री आ गया। विलियम थ्री के आने से जो पार्लियामेंट है उसको पावर मिली और मोनार्ची सिस्टम रिड्यूस हो गया। आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। आसान लफ्ज़ों में यह है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में लोगों ने क्या किया कि एहतिजाज किया। एहतिजाज करने से जो एक ही बंदे ने पूरी गवर्नमेंट को अपने हैंड में लिया हुआ था, सारी पावर एक ही बंदे के हाथ में थी, अब वो ख़त्म हो गई। नया लीडर आया, विलियम थ्री आया, नया किंग आया। उसने क्या किया कि पार्लियामेंट को पावर दी। उसने कहा जी एक बंदे के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि पार्लियामेंट इसके फैसले सुनाए। तो पार्लियामेंट को पावर ज़्यादा मिल गई और किंग का जो रोल था वो कम कर दिया गया। यहाँ से हम फिर समझते हैं कि पार्लियामेंट का जो सिस्टम आया, पार्लियामेंट के सिस्टम में क्या हुआ कि जो माइनॉरिटीज़ थी, माइनॉरिटीज़ कहते हैं ऐसा कंट्री के अंदर वो लोग जो कम तादाद में पाए जाएं। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम के अलावा सारे माइनॉरिटीज़ हैं। वो सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, पादरी हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो माइनॉरिटी कहलाएंगे। जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर हिंदुओं के अलावा सारे क्या हैं जी, माइनॉरिटीज़ हैं। इसी तरह इंग्लैंड के अंदर जो माइनॉरिटीज़ थी उनके हुकूक, उनकी बातों को भी सुना जाने लगा। क्या मतलब, जो पावर थी वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच गई। जो आम लोग थे वो भी कंट्री के फैसलों में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते थे। इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो अदारे थे, वो आपस में क्या हो गए जी, मिल गए। अदारों के मिलने से क्या होता है जी, अदारों के मिलने से होता ये है भैया कि सारे मिल के काम करते हैं। जब सारे मिल के काम करते हैं और अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, उनकी मईशत की ग्रोथ होती है, उनका जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ता है। कंट्री जो है या जो स्टेट है वो दिनों में फलता या फूलता है। तो जब आपको पता है कि पार्लियामेंट आ गई, मोनार्ची सिस्टम ख़त्म हो गया, तो जो पहले के प्रॉपर्टीज़ लॉ थे वो भी ख़त्म कर दिए गए और नए प्रॉपर्टी लॉ बनाए गए। पहले प्रॉपर्टी लॉ ये थे कि जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी मोनार्ची सिस्टम जो किंग है उसके पास होती थी और किंग ने लोगों को एज अ मजदूर, एज अ लेबर रखा हुआ था। अब लोगों को भी प्रॉपर्टी मिलना शुरू होगी। अब यानी कि जितने भी वहाँ पे लोग पाए जाते थे, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती थी। वो अपनी प्रॉपर्टी से बेनिफिट्स लेते थे, वो अपने लिए काम करते थे। और अपने लिए काम जब करते थे तो वो अपनी ज़मीन से जो कुछ उगाते थे वो कंट्री को देते थे और कंट्री बाहर क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। और जब एक्सपोर्ट करके वो ज़्यादा ज़र मुबादला कमाता था, एज अ रिज़ल्ट कंट्री को भी पैसे मिलते थे और उन लोगों को भी मिलते थे। जबकि पहले ये होता था कि सारी की सारी लैंड किंग की होती थी। और जब आपको पता है कि जब हम अपना काम समझ के करते हैं तो उसको अच्छे से करते हैं, जब कंट्री का समझ के करते हैं या किसी और बंदे का समझ के करते हैं तो तब हम अच्छे से नहीं करते। ज़ाहिरी बात है कि जब किंग के पास ज़मीन थी तो किंग उन्हें खाने को भी एक वक्त की रोटी देता था या 2 वक्त की रोटी देता था और काम ज़्यादा करवाता था। अब जब उनकी अपनी ज़मीन है, वो अपना काम करेंगे, उन्हें पता है कि हम ज़्यादा काम करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा ज़र मुबादला कमाएंगे, ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो ये सारा का सारा आया कि मोनार्ची सिस्टम ख़त्म हुआ और पार्लियामेंट का सिस्टम आया जी। पार्लियामेंट जो थी उसने जो बैंकिंग का सिस्टम था उसके अंदर भी रिफॉर्म्स लेके आया। रिफॉर्म्स क्या होता है जी? रिफॉर्म्स का मतलब होता है तब्दीलियाँ लेके आया। वो तब्दीलियाँ जो कि मुल्क के लिए, पार्लियामेंट के लिए और वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए खुश आइंद हों, उनके लिए प्रॉफिटेबल हों। तो इंग्लैंड के अंदर जो पहला बैंक है वो 1694 के अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है, जो कि लोगों को क्रेडिट देता है। ये क्रेडिट कार्ड का तो आपको पता होगा। क्रेडिट का ये होता है जैसे कि हमारे पास सिम्स हैं, जोंग की, जैज़ की या टेलीनॉर की। कभी कभार हमारे पास पैसे नहीं होते और हमने अर्जेंट कॉल करनी होती है तो हम क्या करते हैं जी, एडवांस मंगा लेते हैं। तो इसका मतलब वो कंपनी हमें क्या दे रही है, क्रेडिट दे रही है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर कई बैंक्स हैं वो भी क्रेडिट देते हैं, लेकिन कई इस्लामिक बैंक्स हैं वो क्रेडिट नहीं देते, मतलब कि लोन नहीं देते, जिनको इस्लामिक बैंक्स कहा जाता है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर मीज़ान बैंक है, एमसीबी बैंक है, अल बराका बैंक है। इसके बाद जो कंट्री का जो मजबूत तरीन ज़रिया होता है पैसे कमाने का वो होता है जी टैक्स सिस्टम। तो फिर इंग्लैंड के अंदर क्या किया गया कि एक टैक्स सिस्टम राइज किया गया। और आपको पता है कि जब पब्लिक टैक्स को कलेक्ट करे तो उनकी जो कलेक्शन होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। तो इंग्लैंड ने क्या किया कि टैक्सेस को अच्छे से जनरेट करने के लिए, अच्छी कलेक्शन करने के लिए उन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी का डिपार्टमेंट बनाया ताकि जो टैक्स की कलेक्शन है वो ईज़िली हो सके। तो इंग्लैंड ने जो ब्यूरोक्रेसी का डिपार्टमेंट या सेक्टर
इंट्रोड्यूस किया तो जो टैक्स की कलेक्शन है वो अच्छी हो गई। जब टैक्स की कलेक्शन अच्छी हो गई तो आपको पता है कंट्री क्या करता है, इकोनॉमी के लिहाज से बूस्ट करता है, ग्रो करता है। और फिर उसके बाद इंग्लैंड ने क्या किया, 18th और 19th सेंचुरी के अंदर जो कैनाल का सिस्टम है, कैनल सिस्टम है, जो नहरों का सिस्टम है वो बनाया ताकि एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है उसको भी बेहतर किया जा सके। और उसके बाद उन्होंने रेलवे का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। रेलवे का सिस्टम इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ कि वो जो किसानों को बीज वगैरह चाहिए होता था वो उसकी जो इजीली उन तक पहुंच सके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ से जो रॉ मटेरियल जैसे कि शुगर केन हो गया, वीट हो गया, मेज़ हो गया, ठीक है, गंदम, चना, राइस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हो गई ट्रेन के ज़रिए बआसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। तो ये वो फैक्टर्स थे जिसने इंग्लैंड को क्या किया जी, बूस्ट किया। तो जो इंग्लैंड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है वो भी बूस्ट होना शुरू हो गया। तो हमें आइडिया नंबर 4 में क्या समझ आया कि आइडिया नंबर 4 में हमें भैया समझ आया कि ये जो इकोनॉमिक बूम है या जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसने इंग्लैंड की फेट बदल दी, किस्मत बदल दी। जो हमारा आइडिया नंबर 5 है उसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ डिड द इकोनॉमिक बूम एंड इट्स स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउ फॉर इंग्लैंड इंस्टीट्यूशन टू बिकम इंक्रीजिंगली इंक्लूसिव। किस तरह इंग्लैंड का जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह इंक्लूसिव बना। आइडिया नंबर 4 की बात करते हैं तो आइडिया नंबर 4 में यह है कि उन्होंने अपनी सबसे पहले इंडस्ट्री बनाई। इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कई तरह की तरीके अपनाए। तरीके अपनाने में उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट का तरीका, रेलवे ट्रैक बनाया, कैनाल का सिस्टम जो बेहतर है वो किया, इंडस्ट्री को बेहतर किया, लोगों और जो मोनार्ची सिस्टम था उसको ख़त्म किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम लेकर आए। तो उम्मीद है कि आइडिया नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट आइडिया में जो कि आइडिया नंबर 5 है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।